नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दुनिया इस वक्त एक अनोखी और अदृश्य जंग के बीच खड़ी है। न इसमें टैंक है, न गोलियां, न मिसाइलें, पर इसका असर किसी भी युद्ध से ज्यादा गहरा है। यह है गोल्ड वार, यानी सोने की लड़ाई। एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया की महाशक्तियां अपने केंद्रीय बैंकों के खजाने में सोना जमा करके आर्थिक सत्ता की नई परिभाषा लिख रही हैं। इस बार मैदान है ग्लोबल फाइनेंस, हथियार है गोल्ड और निशाना है अमेरिकी डॉलर की डिकेड्स पुरानी बादशाह। यह कहानी अचानक शुरू नहीं हुई। जब रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उसकी विदेशी मुद्रा संपत्तियां फ्रीज कर दी, तब बाकी देशों को पहली बार यह समझ आया कि डॉलर में रखी गई संपत्ति असल में उनके नियंत्रण में नहीं है। जिसने भी यह दृश्य देखा, उसके दिमाग में एक ही बात आई, अगर कल अमेरिका हम पर नाराज हो गया तो हमारे अरबों डॉलर किसी बटन दबाते ही बेकार हो सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ गोल्ड एक्यूमुलेशन का नया युग, जो पहले सिर्फ सुरक्षित निवेश था, अब राष्ट्रीय रणनीति बन गया। 2022 से 2025 के बीच केंद्रीय बैंकों ने जितना सोना खरीदा, उतना उन्होंने पिछले 4 दशकों में भी नहीं खरीदा था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार अब दुनिया के पास करीब 32,000 टन सोना है, और इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उन्हीं देशों की है जो पश्चिमी गठबंधन से दूरी बना रहे हैं। चीन, भारत, पोलैंड, तुर्की, कजाकिस्तान और रूस, इन सब ने एक साथ मिलकर ग्लोबल रिजर्व सिस्टम की पूरी गणना बदल दी है। चीन ने 2025 की पहली तिमाही में 13 टन सोना खरीदा, भारत ने 72 टन, पोलैंड ने 90 टन। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन का संकेत है। भारत की कहानी इस गोल्ड वार में सबसे दिलचस्प है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण आयातक था, आज वह स्ट्रेटेजिक गोल्ड होल्डर बन गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस वक्त करीब 879 टन सोना है, जिसकी कुल कीमत 100 अरब डॉलर से ज्यादा है। आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों में न सिर्फ सोना खरीदा, बल्कि उसका भंडारण भी देश के भीतर लाना शुरू किया। पहले 65% सोना विदेशी वॉल्ट्स में रखा जाता था, अब उसका बड़ा हिस्सा मुंबई और चेन्नई के भंडार गृहों में शिफ्ट किया गया है। यह कदम सिर्फ लॉजिस्टिकल नहीं, बल्कि सिंबॉलिक है। यह बताता है कि भारत अब अपनी संपत्ति पर किसी विदेशी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। चीन की रणनीति भारत से अलग, लेकिन उतनी ही निर्णायक है। वह सोने को अपनी मुद्रा रणनीति का अस्थायी आधार बना रहा है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले 10 सालों से लगातार गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है, और अब ब्रिक्स देश मिलकर एक नई मल्टी करेंसी सेटलमेंट प्रणाली पर काम कर रहे हैं, जिसमें सोना एक साझा आधार हो सकता है। चीन की इच्छा है कि वैश्विक व्यापार में युआन की हिस्सेदारी बढ़े और डॉलर डिपेंडेंस घटे। इसके लिए वह 2 स्तरों पर काम कर रहा है, एक और मैसिव गोल्ड परचेज, दूसरी ओर डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन का ECNY यानी डिजिटल युआन अब 20 मिलियन से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच चुका है, और अगर यह डिजिटल गोल्ड बैक्ड करेंसी के रूप में रीजनल ट्रेड में अपनाया गया तो यह अमेरिका के लिए पहली असली मुद्रा चुनौती होगी। अमेरिका इस पूरी कहानी का केंद्र है, क्योंकि उसी की ताकत डॉलर से आती है। जब दुनिया का हर देश अपना फॉरेन ट्रेड और ऑयल ट्रांजैक्शन डॉलर में करता है, तो अमेरिका की मुद्रास्फीति भी एक्सपोर्ट हो जाती है और उसकी कर्ज भी दुनिया भर में एब्जॉर्ब होती है। लेकिन अब यह मोनोपोली दरक रही है। डॉलर की ताकत की असली जड़ है ग्लोबल ट्रस्ट, और अब वह ट्रस्ट कमजोर पड़ने लगा है। रूस के रिजर्व फ्रीज करने के बाद यह भरोसा खत्म हुआ कि अमेरिकी मुद्रा न्यूट्रल है। इसी वैक्यूम को भरने के लिए गोल्ड को फिर से केंद्र में लाया जा रहा है। ब्रिक्स अलायंस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अब कई नए सदस्यों जैसे सऊदी अरब, UAE, मिस्र और ईरान को भी जोड़ चुका है। अगर ये देश अपनी रिजर्व्स का कुछ हिस्सा गोल्ड पूल में रखते हैं, तो एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल सेटलमेंट यूनिट बनाते हैं, तो दुनिया की आर्थिक शक्ति पहली बार डॉलर से बाहर आकार ले सकती है। इस कोलिशन का आर्थिक वजन इतना है कि यह अकेले ग्लोबल GDP का लगभग 35% रखता है और दुनिया के एनर्जी एक्सपोर्ट्स का 42% नियंत्रित करता है। अगर इस समूह का एक भी हिस्सा तेल का भुगतान गोल्ड लिंक्ड करेंसी में करने लगे, तो पेट्रो डॉलर की नींव हिल जाएगी। वहीं पश्चिम एशिया में सऊदी अरब और UAE जैसे देश भी अब बहुध्रुवीय वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना और सऊदी के बीच ऑयल कॉन्ट्रैक्ट में युआन पेमेंट की चर्चा, और UAE के ब्रिक्स सदस्य बनने के बाद डिजिटल ट्रेड सेटलमेंट की योजना।
इस समीकरण को और जटिल बना रही है। यह सब मिलकर एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, गोल्ड प्लस डिजिटल सेटलमेंट प्लस एनर्जी ट्रेड, यानी कि एंड ऑफ डॉलर मोनोपोली। अमेरिका इस इक्वेशन को समझता है और इसलिए उसने भी डिजिटल डॉलर प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि डिजिटल युग में उसका करेंसी कंट्रोल बना रहे। लेकिन फेडरल रिजर्व जब भी इस पर डिवाइडेड है। कुछ नीति निर्माता डिजिटल डॉलर्स को प्राइवेसी और बैंकिंग स्ट्रक्चर के लिए खतरा मानते हैं, इसलिए यह प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है। इसी हेजिटेशन का फायदा चीन और ब्रिक्स उठा रहे हैं। अगर डिजिटल डॉलर आने में देर हुई और गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी पहले सक्रिय हो गई तो डॉलर की पकड़ कमजोर होना तय है। भारत इस पूरे संघर्ष में संतुलन की स्थिति में है। वह एक ओर अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी ओर ब्रिक्स का मजबूत सदस्य। इसलिए भारत के पास दोनों दुनिया के दरवाजे खुले हैं। यदि भारत अपने डिजिटल रूपी CBDC को सॉवरेन गोल्ड बैकिंग या असेट लिंकेज के साथ स्ट्रेंथन कर देता है तो वह एक हाइब्रिड करेंसी मोड प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें पारंपरिक भरोसा और आधुनिक तकनीक दोनों होंगे। इससे भारत को एक ब्रिज पावर की स्थिति मिल सकती है जो पश्चिम और पूरब दोनों आर्थिक व्यवस्थाओं को जोड़ सके। सोने की कीमतों में उछाल और उतार दोनों इस युद्ध के संकेतक हैं। 2025 में गोल्ड ने $4,000 प्रति औंस का स्तर छुआ और अब विश्लेषक 10 से 15% करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। पर इतिहास बताता है कि जब भी सोना गिरता है केंद्रीय बैंक इसे खरीदने लगते हैं। इसलिए गिरावट भी युद्ध विराम नहीं बल्कि नई खरीद का संकेत होती है। चीन और भारत जैसे देश गिरते दामों पर खरीदारी कर अपनी रिजर्व पोजीशन मजबूत करते हैं ताकि अगली ऊंचाई पर जियोपॉलिटिकल लेवरेज मिले। यही कारण है कि सोना अब निवेश नहीं बीमा बन गया है, भविष्य के किसी आर्थिक या डिजिटल झटके के खिलाफ। यह गोल्ड वॉर दरअसल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी गेम है। इसमें जीत उसी की होगी जो 3 चीजें एक साथ ला सके, क्रेडिबिलिटी, स्पीड और कोलिशन। गोल्ड क्रेडिबिलिटी देता है क्योंकि वह किसी भी करेंसी से ज्यादा स्थिर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड देता है क्योंकि सेटलमेंट सेकेंडों में हो जाता है, और कोलिशन पावर देता है क्योंकि अकेले कोई देश डॉलर को नहीं हिला सकता। अगर ब्रिक्स प्लस वेस्ट एशिया एनर्जी ब्लॉक और यूरेशियन नेटवर्क एक साथ या तीनों घटक जोड़ लें तो डॉलर की एब्सोल्यूट पावर खत्म हो जाएगी। इस पूरे बदलाव का असली असर केवल इकोनॉमिक तक सीमित नहीं रहेगा। डॉलर की सुप्रीमेसी ने अमेरिका को जियोपॉलिटिकल लीवरेज दिया है, प्रतिबंध लगाने, बाजार नियंत्रित करने और ग्लोबल नैरेटिव तय करने का अधिकार। अगर यह शक्ति घटती है तो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। डॉलर सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की जगह मल्टी करेंसी गोल्ड बैक्ड जनरलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर आ सकता है। यह वही दुनिया होगी जिसमें ट्रेड, फाइनेंस और डिप्लोमेसी सब डिसेंट्रलाइज होंगे। भारत के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है। अवसर इसलिए कि अब उसे वित्तीय स्वतंत्रता और वैश्विक इन्फ्लुएंस दोनों देगा। चुनौती इसलिए कि इस व्यवस्था में उसे टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट तीनों को साथ लेकर चलना होगा। भारत के पास डोमेस्टिक गोल्ड डिमांड सबसे बड़ी है। हर साल लगभग 700 टन सोना व्यक्तिगत और औद्योगिक उपयोग में जाता है। अगर सरकार इस प्राइवेट गोल्ड स्टॉक को इंस्टीट्यूशनलाइज कर RBI की रिजर्व स्ट्रेटजी से जोड़े तो भारत दुनिया का पहला ड्यूअल सोर्स गोल्ड पावर बन सकता है, जहां सोना सिर्फ मंदिर या लाकड़ों में नहीं बल्कि राष्ट्रीय पूंजी के रूप में काम करेगा। पर यह सब कहने से आसान नहीं। डॉलर की ताकत सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि प्राइवेट मार्केट से आती है। उसकी लिक्विडिटी अनमैच्ड है, उसने ट्रेजरी बॉन्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड है और उसकी लीगल इन्फोर्सबिलिटी पर सबका भरोसा है। इसलिए किसी भी अल्टरनेटिव सिस्टम को डिगेट्स लगेंगे क्रेडिबिलिटी हासिल करने में। पर अगर ट्रेंड देखें तो उस दिशा में कदम बढ़ चुका है। गोल्ड अब फिर सेंट्रल कैरेक्टर है, डिजिटल करेंसी उसका नया रूप है और डी डॉलराइजेशन इसका अंडरलाइंग नैरेटिव। गोल्ड वार को समझने का सबसे सरल तरीका है यह एक फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट है, ना कि रिबेलियन। यह वैसा ही है जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स धीरे धीरे खिसकती हैं और अचानक भूचाल आता है। अभी प्लेट्स खिसक रही हैं। चीन, भारत, रूस, सऊदी अरब और ईरान इन प्लेटों के सिरों पर है और अमेरिका उस केंद्र पर जो अब पुराना हो चुका है। आने वाले दशक में जब ये बदलाव इंस्टीट्यूशनल रूप ले लेंगे तो शायद पहली बार कोई वित्तीय व्यवस्था डॉलर के बिना काम करती दिखेगी। इसलिए कह सकते हैं कि यह गोल्ड वार किसी करेंसी को खत्म करने की नहीं बल्कि पावर को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की लड़ाई है। डॉलर का अंत नहीं होगा लेकिन उसकी एब्सोल्यूट मोनोपोली टूटेगी। अब हर देश अपने हिस्से की शक्ति चाहता है।
कोई उसे गोल्ड के जरिए पा रहा है, कोई डिजिटल सिस्टम से और कोई दोनों से। यह युद्ध शांत है लेकिन सर्वव्यापी। इसे न कोई देख पा रहा है, न कोई रोक पा रहा है। और शायद इतिहास यही याद रखेगा कि 21वीं सदी की असली जंग न तेल पर लड़ी गई, न तकनीक पर, बल्कि उस पीली धातु पर जिसकी चमक हजारों साल से सभ्यता की दिशा तय करती आई है। जब डिजिटल मुद्रा के युग में भी राष्ट्र सोने की ओर लौट आए तो समझिए कि दुनिया एक नए मॉनेटरी रिनाइसेंस के दरवाजे पर खड़ी है। यह वह दौर है जहां सत्ता अब कागज के नोटों में नहीं बल्कि गोल्ड और कोड की मिलीजुली ताकत में मापी जाएगी। और वहीं से शुरू होगा नया अध्याय, डिजिटल गोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड।